डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 9 टर्म 2 का सामाजिक विज्ञान का सेट 2, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2। और 28 जून को है आप सभी का एग्जाम। 28 जून को एग्जाम है आप सभी का। तो आज से लेकर 6 दिन बचा हुआ है और 6 दिन में आपको पूरा सोशल साइंस को अच्छे से रेडी कर लेना है। तो हमने मॉडल पेपर 1 दे दिया है आपको, सेट 1, और ये वीडियो सेट 2 का है। और अगला वीडियो जो आएगा वो सेट 3 का आएगा। और कंप्लीट जो सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो चारों किताब है, चारों बुक से चारों जो सब्जेक्ट हैं उससे जो जितने भी रिलेटेड चैप्टर हैं, उस चैप्टर के मैंने पूरा कंप्लीट में आपको क्वेश्चन दूंगा। पूरा कंप्लीट में आपको क्वेश्चन मिलेगा उस सारे चैप्टर से, जिससे एक भी सवाल आपका बाहर आने का कोई भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप बस मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 2 को। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नाथसी पार्टी का संस्थापक जो था एडोल्फ हिटलर था, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैं 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल भी आपको मैं बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? ठीक है, झूम या घुमंतू खेती ज्योग्राफी से आया है। तो झूम या घुमंतू खेती किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें किसान जंगलों में वृक्षों को काट कर उसे जलाते हैं और उसे कृषि के उपयुक्त बनाते हैं। कुछ समय तक वहाँ खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो वे लोग दूसरी जगह फिर से वही कार्य करते हैं। इस कृषि में लगातार उन्हें स्थान बदलना पड़ता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि या घुमंतू कृषि भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, ठीक है, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्योंकि इसमें लगातार जो होता है, किसानों को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लगातार वो जो फसल उगाते हैं तो 2 से 3 साल लगातार उगा देते हैं। और जब 2 या 3 साल लगातार एक ही ज़मीन पर खेती करेंगे तो उसका उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो जाएगा, और इसके लिए उन्हें फिर से दूसरे जगह जाकर जंगलों को साफ करना पड़ता है और सेम टू सेम पूरा वही प्रक्रिया उसको दोहराना पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र क्या है? अमेजन बेसिन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। तो इसको जो ब्राज़ील में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, मिल्पा, ब्राज़ील में मिल्पा, रोक्का, ये सब कहा जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो निर्धनता की परिभाषा लिखना है। तो आंसर होगा कि निर्धनता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या है कि जब जो मनुष्य जो होता है अपना जीवन की आधारभूत, ठीक है, फंड जो उसका बुनियादी आवश्यकता है उसे भी पूरा करना नहीं पाता। बुनियादी आवश्यकता मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी जब उसको पूरा नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग निर्धनता, पॉवर्टी के क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मॉडल सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल एकदम निश्चित है बनेंगे। जैसा कि क्लास 10th का भी जब एग्जाम चल रहा था वैसे उस समय भी मैं अपने स्टूडेंट से बोलता था, तो उन्होंने पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आप सभी के लिए भी ये टास्क रहेगा कि मॉडल सेट को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं, ठीक है। यह कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है। यह समाज में बहुत से बुराइयों को जन्म देता है, ठीक है। जो भूखमरी होता है वो बहुत सारे बुराइयों को जन्म देता है, जैसे चोरी, डकैती, ठीक है, इस टाइप के जो कार्य हैं, जो भी गंदे कार्य हैं, उसको ये भूखमरी जो है जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में मुख्य मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, ठीक है, सोशल इक्वेलिटी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट वाला है, फिर शोषण है, शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रीजन फैक्टर है, संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट्स और संवैधानिक उपचार का, ठीक है, संवैधानिक उपचार का, ये सभी जो है वो कंप्लीट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं। 6 ठो, ठीक है, 6 ठो मौलिक अधिकार हैं। आगे क्वेश्चन है आदर्श आचार संहिता, ठीक है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी प्रमुख दस्तावेज होता है। क्या होता है कि चुनाव आयोग इसको जारी करता है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए एक जारी प्रमुख दस्तावेज होता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों को मानना काफ़ी आवश्यक होता है। सभी राजनीतिक दल इसे मानते हैं। आगे है प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इन्हें मानव की मदद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इनमें जो होता है मानव की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, और जो भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए वह जो है पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से ले लेते हैं,
और पारितंत्र को सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है, नेचुरल वेजिटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो नात्सीवाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि नात्सीवाद की प्रमुख विशेषता निम्न है। क्या क्या है कि नात्सीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे। राज्य जो है वो काफ़ी ऊपर होता है और बाकी जो है उसके नीचे आते हैं। फिर है लोग राज्य के लिए है और राज्य लोगों के लिए। लोग राज्य के लिए है, ना कि राज्य लोगों के लिए। ठीक है, लोग जो होता है मतलब लोग जो है वो राज्य को बनाता है, जबकि राज्य लोगों को नहीं बनाता है। ये है, सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग रहेंगे तभी राज्य रहेगा। ठीक है, आगे नात्सीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता है। तो ये रहा। आगे है 9 नंबर, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो वनों का जीविका से निम्न संबंध है। कौन सा? काफी लाभदायक होता है ये। आगे बाढ़ तथा भूमि कटाव को ये नियंत्रित करता है वन। फिर है पर्यावरण को संतुलन बनाता है। आगे है वैश्विक तापन को कम करता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है मतलब हरित गृह प्रभाव, उसको काफी कम करता है। आगे खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराता है। फिर पशु पक्षियों का निवास स्थान होता है। आगे दवा इत्यादि में भी सहायक होता है और जलावन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है वन। ठीक है, तो ये इतने सारे उपयोगिता हैं वन के। आगे क्वेश्चन है निर्जनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करना। आपको आंसर होगा कि जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा कहते हैं, के बीच में माना जाता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के बीच में माना जाता है। पर समय और स्थान के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर स्थान पर हमें अलग अलग लोग मिलते हैं जिनका रहन सहन और ज़रूरत जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। आगे क्वेश्चन होगा कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। तो ये है चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, चैप्टर खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो आंसर होगा कि मुख्यतः निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। कौन कौन है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होनी या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित माने जाते हैं। नेक्स्ट है वे लोग भी खाद्य दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। आगे है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के माध्यम से, ठीक है, उसमें जो प्रिंसिपल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनके माध्यम से इसको गठित किया गया था। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है। 13 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, ठीक है, भारत में जो स्वतंत्र व निष्पक्ष जो चुनाव है उसकी क्या चुनौतियां हैं हमारे लोकतंत्र में। तो देखें, इसका आंसर होगा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रमुख चुनौतियां निम्न है। पहला है पारिवारिक राजनीति, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति। ठीक है, तो इसको जो है मैं पॉइंट बाई पॉइंट बुलेट पॉइंट पे लिखा हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं तो पूरा डिस्कस कर पूरा और इसको ब्रॉड रूप में, विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, जिससे आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छा गेन होने का चांस है। तो पारिवारिक राजनीति होगा। पारिवारिक राजनीति में यह आता है कि अगर आप अगर हैं किसी घर के तो आपका बेटा आगे बनेगा। ठीक है, इस टाइप का है पारिवारिक राजनीति। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होता है भारतीय पॉलिटी में, संविधान में। इससे आगे है उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति। नेक्स्ट है राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक बल हैं। फिर है नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता। आगे छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। नेक्स्ट है भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगर भारत का मैप पर एक नज़र डालें तो ये है भारत का मैप। ठीक है,
एक रफली मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि पूर्व इधर है ईस्ट में, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो बारिश है, मतलब जो वर्षा है वो काफ़ी कम होता है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसका आंसर होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, नीचे वाला, इसका आकृति किस तरह त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। मानसून जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन भागों में, तो बंगाल की अरब सागर शाखा में, और बंगाल की खाड़ी शाखा में, ठीक है। तो अरब सागर जो शाखा है वो इस तरफ से आता है और बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरब सागर। तो यहाँ से जो जाता है वो अरब सागर वाला है, इधर बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक है। तो अरब सागर की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है और यहाँ पर है उत्तर पूर्वी मानसून, इधर से आता है, ठीक है। तो भारत में जो 95% 90 से 95% जो वर्षा होती है वो अरब सागर शाखा की दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो आगे आंसर है कि आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा बहुत तेजी से गति करते हुए उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत हैं, जिसके कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पौने पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम होती है, ठीक है। मतलब इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती जाती है और परिणाम स्वरूप वर्षा की मात्रा जो है काफ़ी कम होती जाती है। और यही रीज़न है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है वर्षा कम होती है पूरे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नाथियों ने, 15 नंबर क्वेश्चन है, नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे। आंसर होगा कि नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जो इस प्रकार है। कौन कौन से, तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया, ठीक है। हिटलर क्या किया था कि लोकतांत्रिक संरचना की और संस्थानों की जो संरचना थी उसको कंप्लीट समाप्त कर दिया गया। आगे जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी छीन ली गई। नेक्स्ट होगा 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई और ट्रेड यूनियन पर भारी ज़्यादा पाबंदी लगा दिया गया। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें दिया गया टिप्पणी करना है और इसमें 3 मुख्य टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। और तीनों आपका जो टॉपिक है वो ये इकोनॉमिक्स से, ठीक है, अर्थशास्त्र से है। इसमें सबसे पहले दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी, मतलब मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। आंसर होगा कि न्यूनतम समर्थित कीमत वह मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एफसीआई निगम अधिदेश उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप कोई अच्छे बड़े किसान हैं, बड़े लेवल के किसान हैं और आप इस कुछ गेहूं और चावल आप उगा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको मार्केट में आपको इसका सही दाम नहीं मिल रहा है तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका एक नियमित कीमत जो है वो तय कर देती है। इस माध्यम से वो जो है कम वेतन या ज़्यादा वेतन पर इसको कम मूल्य या ज़्यादा मूल्य पर इसको ले लेती है किसानों से। और ये जो मूल्य निर्धारण होता है, यही मूल्य निर्धारण को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा कि बफर स्टॉक क्या है। तो आंसर होगा कि बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, ठीक है। आगे निर्गम कीमत, ठीक है, निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत क्या होता है, निर्गम कीमत, आंसर है जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। बाजार में जो कीमत होता है उससे कम कीमत पर अगर अनाज वितरित किया जाता है तो उसको निर्गम कीमत कहा जाता है, ठीक है, निर्गम कीमत। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना है। तो भारतीय संविधान में जो है जितने भी जो मुख्य मौलिक अधिकार है उनको वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान में मुख्य 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से जो 3-4 मैंने दिया है वर्णन किया उसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले समानता का अधिकार। तो संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये होगा। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, ठीक है, विचार प्रकट करने, भाषण देने और
तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड नंबर तो होगा, इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है जबरदस्ती। अगर ये करता है तो उसे फिर कानूनी तौर पर उसको कोई दंड दिया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एससी के तरफ से। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके तहत कोई भी धर्म के लोग अपना प्रचार कर सकता है, उसे किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी संपत्ति का मालिक हैं तो आपको जबरदस्ती किसी ने हड़प नहीं सकता है, नहीं तो आप फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति तथा शिक्षा के संबंधी अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति व शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त किया गया है और ये कोई भी किसी का हक इसको नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताना है, ठीक है। तो शीत ऋतु की अवस्था की वह विशेषता निम्न है। सबसे पहले क्या है कि शीत ऋतु में दिन जो गर्म होती है और रातें ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जो सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया की तरफ लंबवत चमकता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध यानी भारत जो है हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है उत्तर पूर्वी में, तो यहाँ पर जो है वो ठंड का मौसम आ जाता है, इसलिए गर्म का मौसम आ जाता है, ठीक है, इसलिए दिन गर्म होती है और रात ठंडी होती है शीत ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट इसमें आंसर है कि नवंबर से आरंभ होती है शीत ऋतु और फरवरी तक यहाँ पर रहती है शीत ऋतु। आगे है शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे है भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है और इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर हो जाती है, ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा हो जाती है, क्यों? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से भी वर्षा होती है जम्मू कश्मीर के आसपास, जो सेब के फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आगे शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिलता परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है यह कम दाब वाली प्रणाली का भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर जो होता है वो हिमपात होता है, पर्वतों पर बर्फबारी होता है। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिए, इधर कार्डामम यहाँ पर है, इधर नीलगिरी पर्वत वगैरह, और ये पूरा जो है ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और हिमालय के बीच में बहुत सारे अनेक चोटियां, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन है तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना 8,850 मीटर, ठीक है। तो ये रहा पूरा हिमालय, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सेट 2, ठीक है, सेट 2, और ये 28 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉडल सेट को आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से भी भिड़ते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से दोस्तों को लाभ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।